हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। एक्चुअली हमने अभी लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करी थी कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ देर पहले। एंड वी थॉट कि शायद जिस तरह से हम कर रहे हैं वैसे वो आसानी से हो जाएगा। इट स्टार्टेड, थोड़ा सा कुछ वॉइस प्रॉब्लम हुआ, फिर किसी को शायद स्क्रीन रोटेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। आई थिंक वो मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से दैट वाज परफेक्ट, बट शायद लैपटॉप में कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वजह से ना उसको एंड वहाँ पे करना पड़ा। एंड दिन ज़्यादा बचे नहीं हुए हैं, दिन कम बचे हुए हैं, तो हमें अधिकतर टॉपिक को कवर अप भी करना है। तो इस वीडियो को मैं स्पेशली तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें इसका वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो जाए। एंड कल से हम दूसरे टॉपिक पे जो कोर और टॉपिक्स हैं उन पे फोकस कर सकें, ठीक है। सो आई वैल्यू योर टाइम एंड आई होप यू विल ऑल्सो वैल्यू माई टाइम दैट आई एम इन्वेस्टिंग अपॉन यू। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें अभी फिलहाल यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। एंड ये जो ना वीडियो सीरीज़ है, एक्चुअली इसमें 2 तरह के बच्चे हैं, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हैं, एक कोर मैथमेटिक्स वाले हैं। तो मुझे दोनों को ही चीज़ें जो है डिलीवर करनी है। तो ये फिलहाल कॉमन लेक्चर है दोनों बच्चों के लिए, बिकॉज़ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट ये वो टॉपिक है जो दोनों मैथमेटिक्स के अंदर है, चाहे अप्लाइड हो चाहे आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो, सॉरी अप्लाइड मैथमेटिक्स हो या फिर कोर मैथमेटिक्स हो, ठीक है। सो हम हियर स्टार्टिंग दिस मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, एंड कल के लेक्चर में हम कुछ और बातों को डिस्कस करेंगे। एंड डोंट वरी अबाउट द सिलेबस एंड द टाइमिंग, मैं जो भी पॉसिबल है आई कैन डू इट फॉर यू। ऑब्वियसली आई विल ट्राई इन द इवनिंग टाइम। एंड अदर देन दैट, अगर तुम्हें ऑफलाइन में आके कुछ चीज़ें पूछनी है तो मोस्ट वेलकम, अपने डाउट्स आप मुझे भेज सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ों को करने के लिए मैं तुम्हारे साथ रेडी हूँ, ठीक है। एंड आई होप यू विल एंजॉय द जर्नी, यू विल एंजॉय योर 10 डेज प्रिपरेशन। एंड उसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। एंड बस अपना वक्त ज़ाया मत करना, टाइम पास मत करना, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। चलो मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ एंड विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैंने तुमसे बोला, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट दैट इज योर चैप्टर नंबर 4 एंड 3, इसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये अलजेब्रा की बच्चों एक यूनिट है एंड इसको साथ में ही पढ़ लेना बेहतर है, ठीक है। क्योंकि देखो देयर आर 13 चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली इन द कोर मैथमेटिक्स, जो जिसका कोड जो है 041 है। एंड जो अप्लाइड मैथमेटिक्स में उसमें और भी ज़्यादा चैप्टर है, ऑलमोस्ट 16 चैप्टर्स आर ऑलमोस्ट देयर। तो मैं अगर एक दिन में एक चैप्टर भी कराता हूँ ना तो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सो आई विल बी टेकिंग सम अदर यूनिट, लाइक जैसे मैंने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है। वेक्टर 3D को एक साथ ट्रीट कर लेंगे, रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ को एक साथ ट्रीट कर लेंगे। अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग टॉपिक है, तो इंटीग्रेशन के लिए एक पूरा लेक्चर मैं अलग से दे दूंगा तुमको, ठीक है। सेकंड, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एक कोर इंपोर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए भी अलग से आपको एक जो है पूरा एक वीडियो लेक्चर देना पड़ेगा। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, उसका एक अलग से आपको जो है सीरीज देना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको अलग से जो है पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो चैप्टर एक पूरे लेक्चर की डिमांड करते हैं उनको मैं एक प्रॉपर लेक्चर में तुम्हारे लिए जो है लाइव में आके जो है उसको स्ट्रीम कर दूंगा। एंड जो चैप्टर्स लगते हैं कि यार दोनों एक साथ कवर अप हो सकते हैं तो उसको हम कंबाइंड भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो जो 15 चैप्टर्स तुम्हारे अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज, तो उसको कवर अप किया जा सके, ठीक है। एंड मैं फिर तुमसे कह रहा हूँ कि भाई अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना, जो चीज़ तुम्हें यहाँ समझाऊँ बताऊँ उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो अप करने की कोशिश करना। एंड थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाना है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग, एंड मैं तुम्हें यहाँ फेंकने वाला नहीं हूँ कि जो यहाँ पढ़ाऊंगा सब कुछ वैसे ही आ जाएगा। भाई थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, बट हाँ लगभग चीज़ें सिमिलर टाइप की तुम्हें अपने एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना है एंड ऑब्वियसली टीचर पे ट्रस्ट होना चाहिए कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो काफी रिलेवेंट है। और मैं जो तुम्हें यहाँ पढ़ाने वाला हूँ वो सीबीएसई की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं का एनालिसिस करके तुम्हें यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि ये टाइम ना पीक टाइम है, इसमें मैं फिर बोल रहा हूँ तुम्हें आलतू फालतू कुछ फालतू के क्वेश्चन करवा दूँ फिर, है ना, मैं यहाँ पे जो है हीरो बन जाऊँ, वो मेरा पर्पस है नहीं। मेरे को बस टारगेट ओरिएंटेड प्रैक्टिस करवानी है एंड जो अप्रोच तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है अभी इस टाइम में उसको डिस्कस करना है, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग दोस फैंसी क्वेश्चंस ऑफ द जेईई मेंस एंड एडवांस एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए उस पर फोकस करना है, ठीक है। सो स्टार्टिंग हियर अगेन द मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। प्यारे बच्चों, वो बच्चे हैं ना जिन्होंने कुछ खास प्रिपरेशन नहीं करी है, जो बस पास होना चाहते हैं, वो देखो मैट्रिक्स के अंदर से क्या पढ़ ले, मैट्रिक्स के जो है प्यारे बच्चों टाइप्स पढ़ ले, ठीक है। टाइप्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर जरूर पढ़ लें कि ऑर्डर से क्या चीजें होनी है। मैट्रिक्स का जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा मतलब मैट्रिसेस को ऐड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, वगैरह वगैरह वो चीज। एंड द लास्ट वो है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इतना पढ़ ले तुम्हारा इसका जो है काम हो जाएगा जी। इसके बाद तुम्हारे को कुछ नहीं देखने को मिलेगा। डिटर्मिनेंट में इक्वेशन सॉल्विंग which is very very important, area of triangle and property of adjoint, like determinant of adjoint of ये क्या होता है ना, एंड वगैरह वगैरह। तो इतना कर लो तुम्हारा डिटर्मिनेंट भी प्रिपेयर हो जाएगा। जिन्होंने कुछ साल भर खास पढ़ा नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, ये टॉपिक या तुम इतने बेयर मिनिमम कर लेना, बात बन जाएगी। और जिन्होंने साल भर पढ़ा हुआ है उनको तो थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या चीजें इसके अंदर हैं, ठीक है।
सो ऑल्दो आई एम नॉट टेकिंग द रिवीजन ऑफ द कंप्लीट चैप्टर, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को बहुत बारीकी से रिवाइज करा सके। मैं सैंपल पेपर के क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो बोर्ड ने पहले पूछे हुए, उन्हीं के थ्रू मैं तुम्हें चीजों को रिकॉल या रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो प्लीज ध्यान सुनना, आई एम डायरेक्टली टेकिंग द क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को मैं थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलूंगा। एंड आई रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, अपनी किताबों का सहारा लें, अपने नोट्स का सहारा लें, उनको थोड़ा सा रिवाइज करते रहें, जो चीज ना है आप पर्सनली आके पूछें, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर, इफ aij is an identity matrix then which of the following is true। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, पहले तो तुमको ये क्लियर होना चाहिए। मैं अभी तुमको बताया था ना टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती हैं, तो उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पे लिख दूं मैं आपका, पहले बच्चों जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जहां पर m बराबर n होता है। सर ये m और n क्या होता है सर, प्लीज बता दीजिए। m और n होता है मेरे भाई ऑर्डर से रिलेटेड। जैसे हम कोई भी मैट्रिक्स बनाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2। ऑर्डर का मतलब होता है कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो यहाँ पर तुम देखोगे यार 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2/2। पहले हम रो को लिखते हैं, फर्स्ट वी राइट रोज एंड देन वी राइट कॉलम्स, ठीक है। ऐसा ध्यान रखना है इस चीज का। एंड मैं फिर बता रहा हूँ, ऑर्डर ये कहानी है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगा जिसके रोज और कॉलम बराबर होंगे। तो क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम कैसे हैं? बराबर हैं। सो क्वेश्चन इज कि कौन सा वाला जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, है ये लिखा ना, इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्यारे बच्चों वो होती है जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 होना चाहिए एंड बाकी 0। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो ये 1 1 होने चाहिए एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट शुड बी 0। ये 2/2 की मैट्रिक्स है। इसने कितने बाई कितने का दिया है, कुछ लिखा है इसमें? चलो देख लेंगे। एंड ऐसे में अगर तुम्हें 3/3 की दूं, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों। ये 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। याद रखना, प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 1 नंबर का सवाल इसमें जो है सिंपल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताओ। क्या लिखा है कि aij बराबर 1, aij बराबर 1 क्या हमेशा? देखो ये आई क्या है, अब सर थोड़ा सा आप बेसिक बता दीजिए बेटे। ये आई और जे, ये जो आई है ये तुम्हें रो को बताता है और ये तुम्हें कॉलम को बताता है। तो क्या सारे एलिमेंट 1 होते हैं क्या यार? ये ऑप्शन कहां से होगा, है ना। तुम्हें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ वैल्यूज 0 होती हैं एंड कुछ वैल्यूज नॉन 0 होती हैं। तो या तो ये ऑप्शन सी भी नहीं होगा। इसमें लिखा है aij शुड बी 0। क्या सारे एलिमेंट 0 होते हैं क्या? नहीं होते। तो कुछ एलिमेंट 0 होते हैं, कुछ एलिमेंट 1 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए और डी में से कुछ होना चाहिए। अब तुम देखो यार, ये इसकी वैल्यू 1 1 कब होती है ना, इसकी वैल्यू 1 1 कब होती है बच्चों? इसकी जो लोकेशन है वो है A11, इसकी जो लोकेशन है वो है A22, इसकी जो लोकेशन है वो क्या है? A33। सो जब रोज और कॉलम बराबर है, देखो जब रो एंड कॉलम की वैल्यू बराबर, रो और कॉलम बराबर है, रो और कॉलम बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 1 1। एंड इन रेस्ट ऑफ द अदर प्लेसेस इट इज टेकिंग द वैल्यू टू बी 0। तो रो और कॉलम कहाँ पे बराबर है? यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा एंड जहां पे रो और कॉलम बराबर नहीं है वहां पे 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा। तो आई होप कि तुम्हें मैट्रिक्स का टाइप है ना, तो एनसीईआरटी ने सबसे पहले आई थिंक टॉपिक दिया हुआ है ऑर्डर के बाद, मतलब ऑर्डर है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट है देख रहे हो तुम। 1 नंबर का सवाल जो है काफी अच्छे तरीके से पूछा हुआ है सीबीएसई ने। ऐसे सीबीएसई भर भर के सवाल पूछती है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 भी है, देखो इसमें लिखा है एक मैट्रिक्स दी है। ये मैट्रिक्स तुमको जो है दी हुई है यहाँ पर, और इस मैट्रिक्स में बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिंपल क्वेश्चन भाई, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना तो सबसे चूरन चीज है। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 3 -12, फिर देन माइनस साइन, देन 9 3 27, ठीक है। इसको कर लो भैया, -12 + 27, -12 + 27 15 है कहीं पे। लो भैया, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहले बच्चों 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना आसान है। अगर 3/3 की मैट्रिक्स होगी तो उसको प्रॉपर ओपन करके आप जो है निकाल दें, ठीक है। आई होप कि तुम्हें याद आ रहा होगा कि हाँ सर आपने ऐसा कुछ पढ़ाया हुआ है साल भर में। नेक्स्ट थॉट वी हैव इज दिस, इफ अ मैट्रिक्स इज गिवन इज अ स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ k इज। देखो इस तरह के सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तुम्हारे सीबीएसई के लिए। मैं भी तुमने समझा रहा था ना कि स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक काफी इंपॉर्टेंट थॉट है, तो उसी पे सवाल पूछा हुआ है। देखो सिमेट्रिक यार मैट्रिक्स वो होती है जहां पर कोई मैट्रिक्स खुद के ट्रांसपोज के बराबर हो जाए। अगर मैट्रिक्स खुद के ट्रांसपोज के बराबर है तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, इसको हम जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड इफ
एंड इफ अगर ए बराबर माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाए, अगर कोई मैट्रिक्स खुद के नेगेटिव ट्रांसपोज के बराबर हो तो उसको अपन ना स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ये तुमको जो है कहानी पता होगी। तो बस यहाँ पे लिखा है कि भाई दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक की ना प्रॉपर्टी भी याद रखना। आई थिंक लास्ट टू लास्ट से सीबीएसई ने इस प्रॉपर्टी पे सवाल दिया हुआ है। स्क्यू सिमेट्रिक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये है कि उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे। याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कैसे होंगे? जीरो। तो तुम देखो यहाँ सारे एलिमेंट जीरो भी तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। ओके, अब मैं तुम्हें क्या समझा रहा था कि जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई, ठीक है, तो ये इसके नेगेटिव ट्रांसपोज के बराबर होगा। अब ये ट्रांसपोज क्या होता है? चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो ये मैट्रिक्स लिखी है आपका, दैट इज 0 3 5, दिस इज k + 1, दिस इज 0 4 -5 k एंड 0। ओके, अब मुझे भाई इसका अगर ट्रांसपोज निकालना है, पहले तुम ट्रांसपोज निकालना सीखो यार। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं ध्यान से सुनना भाई। जो पहली रो है पहला कॉलम हो जाएगी। ट्रांसपोज मतलब रो बिकम्स कॉलम, ठीक है। तो 0 3 5 यहाँ पे ऐसे आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम में आना चाहिए, k + 1 0 4। अच्छा ये सवाल है दोनों ही लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे बेसिक मतलब तुम्हारा जो अप्लाइड मैथमेटिक्स हो या कोर मैथमेटिक्स हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो कॉमन सवाल ही है, ऐसे सवाल आपके में आ सकते हैं। हाँ ये अप्लाइड वालों के में साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आएगा, बाकी इसके अलावा आप जो है समझ लीजिए कि आपके में भी आएगा ऐसा कुछ, ठीक है। थर्ड वी हैव इज -5 k and 0। अब जरा सोच के देखो यार, इसने बोला कि ये मैट्रिक्स ना स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए अलॉन्ग विद नेगेटिव साइन, मतलब a बराबर क्या होना चाहिए? -a ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखो 0 0 के बराबर है, यानी ये k + 1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? k + 1 शुड बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू इसके नेगेटिव के बराबर होना चाहिए, दैट शुड बी -3। तो यहां से तुम देखोगे यार k की वैल्यू आएगी -4। ऑप्शन में है, हाँ दिया होगा जरूर। तो -4 को आप आंख बंद करके वैसे टिक कर सकते हैं एंड ऑप्शन बाकी मैच कर सकते हो यार, है ना। देखो ये दोनों तो नेगेटिव बराबर ही है, इसको इक्वल करोगे नेगेटिविटी के साथ तो सेम ही आंसर आएगा। ये बराबर है, सही आएगा 5। ओके हाँ ठीक है, तो k बराबर -4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सारी वैल्यूज जो है मैच हो रही हैं, तो इस तरह से इसके जो क्वेश्चन है वो कंपैरिजन करके भी जो है सॉल्व हो जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इफ यू लुक एट द लास्ट क्वेश्चन हियर व्हिच इज दिस cos अल्फा sin अल्फा एंड ऑल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ दिस a इज गिवन एंड a + a ट्रांसपोज की वैल्यू i है, तो ये ट्रांसपोज वाला थॉट ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभार, तो इसको आप जरूर कर ले। तो तुमको a दिया हुआ है, मैं a ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। तो a ट्रांसपोज कैसे निकल जाएगा अभी बताया था हमको। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, ये हो जाएगा cos अल्फा, ये हो जाएगा -sin अल्फा। सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, ठीक है, ये हो जाएगा sin अल्फा cos अल्फा। तो प्यारे बच्चों ये है a ट्रांसपोज। अगर मैं a ट्रांसपोज में a को ऐड करूं, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो दोनों को ऐड कर लो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा सुनना ध्यान से, ठीक है। cos cos कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा, sin sin 0, sin sin 0, cos cos 2 cos अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है 1 0 0 1, आइडेंटिटी के इक्वल है ना। तो यहां से 2 cos अल्फा कितना आ जाएगा 1। अगर 2 cos अल्फा 1 है तो बताओ cos अल्फा कितना आएगा 1/2। अब बताओ cos थीटा की यार वैल्यू 1/2 कहां होती है? बहुत ही सिंपल, 10th क्लास वाला बच्चा भी बता देगा कि सर इसका आंसर हो जाएगा π/π/π/3, यस 60 डिग्री, है ना। cos की वैल्यू 60 डिग्री पे कितनी होती है 1/2। तो तुम देखो यार कि कैसे सवाल जो है सीबीएसई पूछ रहा है ना, एक एक नंबर के थॉट्स हैं। इसके अलावा अभी तुम 3 नंबर 5 नंबर के सवालों को भी करोगे, तो इसमें से जनरली बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनाती है सीबीएसई, ठीक है। मतलब अभी तक तो आसान नहीं है, अब खोपड़ी खराब हो गई सीबीएसई की, पागल हो गए तो बात अलग है। फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ A इज अ 2/3 मैट्रिक्स, अगर तुम्हारी जो A है वो एक 2/3 की मैट्रिक्स है, B इज अनदर मैट्रिक्स, B एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर नहीं पता भाई, ठीक है। तो B का जो ऑर्डर है प्यारे बच्चों वो m × n मान लीजिए आप, सच दैट बोथ A' B एंड B' A आर डिफाइंड। लो भैया ऑर्डर ऑफ B, ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है यहाँ सीबीएसई का, है भाई। यहाँ पे ना जो A' है एंड B' A है, ये B A' सॉरी, प्यारे बच्चों ये दोनों ही डिफाइन होने चाहिए। अब मैट्रिक्स का ना मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, दूसरी है इसका z क्रॉस w मान लो। अगर एक मैट्रिक्स ये है P, एक मैट्रिक्स ये है Q, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान रखना कि n और z की वैल्यू कैसी होनी चाहिए बराबर। m और w का कोई रिलेशन नहीं है, हाँ मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो पैदा होगा उसका ऑर्डर m/w का होगा, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई होने के लिए इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। सर कहना क्या चाहते हो ये बताओ भाई। देखो A का ऑर्डर है, तुम्हें को पता है यार, जो A मैट्रिक्स है ना वो 2/3 की है, तो इसका ऑर्डर अगर 2/3 है A का, तो A डैश है ना, A ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। B का तो ऑर्डर क्या लिया हमने m/n,
तो बोल रहे हैं कि दोनों डिफाइन होने चाहिए। कौन दोनों डिफाइन होने चाहिए? इन दोनों का प्रोडक्ट एंड इन दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए। तो बेटे इन दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन होने के लिए 2 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? m। तो m की वैल्यू आ गई मेरे भाई 2। ठीक है, दूसरा है b a डैश शुड आल्सो बी डिफाइंड। तो b a डैश, अब इसको ध्यान सुनो, देखो यार b का ऑर्डर है m/n, ठीक है, एंड a ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है? a ट्रांसपोज का ऑर्डर है 3/2। तो मेरे भाई n कितना आ गया? n आ गया 2। तो अगर तुम्हें m मिल गया 2, सॉरी n मिल गया 3, n इज 3, तो b का ऑर्डर कितना था? m/n, यानी b का ऑर्डर हो जाएगा m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, तो 2/3 मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको बहुत काम होके एग्जाम में आराम से सोचना, आंसर आएगा। इसमें जल्दबाजी करोगे तो अक्सर ऑप्शन जो है गड़बड़ आने के चांसेस होते हैं। बच्चे सारे ऑप्शन लिख के आते हैं इसमें, कोई 2/2 लिख के आ रहा है, कोई 3/3, तो ये नौटंकी मत करना, आसान सवाल है, गलत मत करना। ओके, अगला सवाल फिर वही मैट्रिक्स के, आई थिंक टाइप 2 से कुछ रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा है इफ aij बी अ 3/3 मैट्रिक्स, ये तुम्हारा एक 3/3 का मैट्रिक्स है, वेयर aij जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट जो मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट है, लाइक a11 12 13 21 22 23, ये पोजीशन भी ध्यान रखना, 31 32 33। तो ये मैट्रिक्स के लिए जो रिलेशन है वो यहाँ पे तुमको दिया है। ठीक है, इससे तुम्हारा कुछ रिलेशन फंक्शन वाला थॉट भी क्लियर हो जाएगा कोर वालों का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो कौन सा वाला गलत है बताओ भाई, है ना। बताओ क्या a11 की वैल्यू लेस देन 0 है? a11 निकाल लो यार, a11 यानी यहाँ पे रखो aij कितना अपने पास, i-3j, यही तो है। अब यहाँ पे a11 निकालना है, तो a11 मतलब i की जगह 1, 3j की जगह 1, तो बताओ -2, क्या -2 0 से छोटा होता है? बिल्कुल सही है ना, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। कौन सा वाला फॉल्स है? ध्यान सुनो, कौन सा वाला फॉल्स है ये बताना है। क्या a31 की वैल्यू 0 है? रखो यहाँ 3 रखो, अगर 31 निकालना है ना तो यहाँ पे रख लेते हैं, चलो यहाँ 3 रखो, यहाँ 1 रखो, तो 0 आ गया, तो ये भी ट्रू है भाई। ठीक है, ये भी फॉल्स नहीं। अब देखो a13 की वैल्यू है ना, a13, तो a13 की वैल्यू निकालो यार, यहाँ पे a13 कितना है निकाल लेते हैं, 1 3, हाँ 1 - 9, 1 - 9 इज -8, और दूसरा a31, अब a31 निकाल के देखो, 31 कहाँ पर है? ये, तो यहाँ पे 3 रखो और यहाँ पे 1 रखो भाई, है ना, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 0। कौन बड़ा है बताओ? मेरे ख्याल a31 बड़ा है ना, a31 बड़ा है, तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए थी, तो ये ऑप्शन नंबर सी यही गलत है। तो इसको आंख बंद करके सही कर सकते हो, बाकी निकाल लेना तुम लोग यार, इसकी वैल्यू भी ना एग्जाम में निकाल लेना, एग्जाम में निकाल लोगे तो तुम्हें आइडिया क्लियर हो जाएगा कि वो -6 आ रहा है नहीं आ रहा है। अब वो तुम्हारा थोड़ा होमवर्क वाला पार्ट है, ठीक है, प्लीज करना, जो ना समझ में आए थोड़ा सा रिव्यू करना इसको, है ना, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना, सब कुछ आएगा तुम्हें। ये केस स्टडी भी तुम्हारे लिए ली हुई है, अक्सर बच्चे कहते हैं सर वो केस स्टडी। अच्छा, सीबीएसई ने ना क्लास 12 में जो भी केस स्टडीज बच्चों बना के दी हैं, स्पेशली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड, आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, कभी कभार प्रोबेबिलिटी, कभी कभार 3D, मतलब सीबीएसई को ना ज्यादातर गेम खेलने में मजा आता है सेकंड बुक से। फर्स्ट बुक में उसका जो फेवरेट टॉपिक है केस स्टडीज के लिए वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जो भी सीबीएसई ने केस स्टडीज बना के दी हैं उसमें से अधिकतर थोड़ी सी जो है चैलेंजिंग रही है। प्लीज मेक श्योर कि केस स्टडीज को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। मैं ग्रुप में अभी कई सारी चीजें अपलोड करने वाला हूँ, भेजने वाला हूँ। अगर ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल हर जगह अवेलेबल है। एंड बाकी चलो इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें जो है समझा देता हूँ एक बार। तो यस, तो आई वाज टेलिंग अबाउट दिस क्वेश्चन कि प्यारे बच्चों, केस स्टडी में ना सीबीएसई जनरली जो चैप्टर नंबर 3 से है उसमें कैसे जो क्वेश्चन है वो फ्रेम हो सकते हैं, उसका एक आइडिया है। एनसीईआरटी में भी देखोगे तो इस तरह के सवाल दिए हुए हैं। एंड सीबीएसई को ना क्लास 12 में ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछने की आदत नहीं होती है। एनसीईआरटी से मतलब आते हैं क्वेश्चन, लेकिन बहुत कम और बहुत रेयर तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो कुछ ना कुछ चीजें चेंज करके देगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है यार, तुम्हें कहाँ एनसीईआरटी में मिलेगा, बट ये कि सिमिलर थॉट तुम्हें मिलेगा। जैसे वहां पे क्वेश्चन है बॉन्ड वाला कि अ पर्सन इज इन्वेस्टिंग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड काइंड ऑफ, फिर उसमें और भी इस तरह के जो सवाल है तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया जो है मिलेगा। ठीक है, पर यहाँ पे कुछ और सीन है। यहाँ पर सीन ये लिखा हुआ है कि एक स्कूल है जो स्कॉलरशिप दे रहा है ना, एवरी ईयर स्कूल ऑफर स्कॉलरशिप टू गर्ल चिल्ड्रन एंड मेरिटोरियस अचीवर्स। तो लड़कियों को भी स्कॉलरशिप मिल रही है, एंड लड़कियों के अलावा जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, उनको भी स्कॉलरशिप मिल रही है। ठीक है, इन द सेशन 2022-23, शायद उसी ईयर का सवाल लग रहा है, द स्कूल ऑफर्ड मंथली स्कॉलरशिप ऑफ ₹3,000। तो जो मंथली स्कॉलरशिप है वो 3,000 रुपए की है। किसको है? टू सम गर्ल स्टूडेंट। ठीक है, तो जो लड़कियां स्टूडेंट हैं उनको जो है 3,000 रुपए की स्कॉलरशिप है, एंड ₹4,000 टू ईच टू द मेरिटोरियस अचीवर्स। ठीक है, जैसे तुम्हारे स्कूल में भी, तो तुम क्लास 10th में अच्छे नंबर लेके आए होगे, ठीक है, तो तुम्हें जो है कुछ रिवॉर्ड दिया होगा कि भाई तुम्हें 90% से ऊपर लाने वाले को इतना स्कॉलरशिप वगैरह देंगे। और उसमें कितनी फ्रॉडबाजी है तुम्हें भी पता है, बीइंग अ टीचर मुझे भी पता होता है। ठीक है,
आई एम लकी कि मैं जिस स्कूल में वहाँ पर ऐसा कुछ कलेश नहीं है, ड्रामा नहीं है। बाकी हाँ, जहाँ पहले था तो वहाँ पे बहुत सारे की जो है चीज़ें थी, बट मैं उन सब चीज़ों में नहीं जा रहा, ठीक है? वो फिर किसी चीज़ पे जो है अलग टॉपिक जो है कभी बन जाएगा, है ना? तो उसमें बाद में कभी देखेंगे, बट मैं ज़्यादा नहीं चाहता कि उन सब मामलों में बात हो। तो फिलहाल ये द क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पे 2 तरह के बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है कुल मिला के, ठीक है? और तुम्हें लर्निंग यहाँ से लेनी कि यार लौंडों के जीवन में है ना, लड़कों के जो जीवन है, तो वहाँ पे जो है दुःख बहुत है ना? तुम्हें जो है बच्चों स्कॉलरशिप वगैरह ऐसा जनरली जल्दी नहीं मिलता है। लड़कियों को थोड़ा मिल जाती है क्योंकि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ है ना? वो भारत सरकार का अभियान है, तुम्हें पता है, ठीक है? चीज़ें अब आज के टाइम में कैसी हैं, काफ़ी बदल गई हैं वैसे मेरे हिसाब से। बट चलो जो भी है, तो लड़कों को कुल मिला के बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है कंपेयर टू द गर्ल्स। अब यार इसमें तुम बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी बना सकते हो है ना, मीम्स वगैरह बना के। पर मेरे हिसाब से मेरे को मतलब बीइंग अ बॉय है ना मतलब अपने घर का बड़ा लड़का होने के नाते मैं इस चीज़ को समझ के तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना अपने जीवन में। ये क्वेश्चन मोरली भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को समझाता है, ठीक है? इस चीज़ को लेके ध्यान रखना। या तो तुम बहुत ही ज़्यादा मेरिटोरियस बनो, मतलब पढ़ाई में अच्छे बनो, काबिल बनो, या फिर अपने अंदर बहुत अच्छी स्किल वगैरह डेवलप करो, है ना? या फिर तुम लड़की भी बन सकते हो, है ना? तुम्हारे अंदर का टैलेंट है, तो ऐसा भी तुम कुछ कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल येस, द क्वेश्चन इज़ कि ऐसा-ऐसा कुछ सीन चल रहा है, यहाँ पर स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है दोस्तों। तो यहाँ लिखा है इन ऑल 50 स्टूडेंट्स, 50 बच्चे हैं क्लास में, गिवन द स्कॉलरशिप, 50 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है एंड मंथली एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द स्कूल टू द स्कॉलरशिप वाज 1,80,000। तो स्कूल का जो बजट है मंथली स्कॉलरशिप का, वो 1,80,000 रुपए, तुम समझ रहे हो? करोड़ों रुपए स्कूल जो है कमा रहा है, और 1,80,000 रुपए की मंथली स्कॉलरशिप भी बच्चों को दे रहा है। स्कूल और अच्छा भी कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, कम से कम ये थोड़ा ठीक-ठाक स्कूल है, तो शायद इतना स्कॉलरशिप दे रहा है मंथली बच्चों को, तो दैट इज़ गुड आइडिया, ठीक है? दैट इज़ गुड इनिशिएटिव, तो स्कूल के लिए एप्रिसिएशन तुम कर सकते हो। अब लिखा है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये जो नौटंकी तुमको दी हुई है, इस बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर देना है। भाई ध्यान सुनना। एक्सप्रेस द गिवन इन्फॉर्मेशन एल्जेब्रिकली यूजिंग मैट्रिसेस। तो इसको तो क्लास 10th वाला बच्चा भी आराम से कर सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे ना ये नहीं लिखा हुआ है कि कितनी लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली है और कितनी मेरिटोरियस बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे। देखो टोटल बच्चे यार 50 है ना, टोटल बच्चे 50 है, तो पहली इक्वेशन बन गई भाई x + y = 50। ओके, अभी x क्या है? लेट x बी द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कितना मान लिया? x। और ये क्या है? नंबर ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट। NOMS का मतलब ये है नंबर ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट, ठीक है? वो y है। ओके, अब लड़कियों को कितने रुपए की स्कॉलरशिप मिल रही है मेरे भाई? 3,000 रुपए की, ठीक है? तो अगर नंबर ऑफ गर्ल्स x है, तो टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहा है स्कूल पे, है ना? 3,000x। और टोटल मेरिटोरियस बच्चे अगर y है, तो स्कूल कितना पैसा इन पे स्पेंड कर रहा है? एक बच्चे पे 4,000 है, तो y बच्चों पे कितना हो जाएगा? 4,000y। यानी जो प्यारे बच्चों मंथली बजट है वो स्कूल का है 1,80,000। तो 3 शून्य से 3 शून्य तोड़ाई दीजिए आप, ठीक है? तो ये बनेगा 3x + 4y = 180, इक्वेशन नंबर 2। ओके, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो आई होप कि तुम्हें इसको एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करना आ गया होगा। दैट वाज द आइडिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट हियर। द सेकंड पार्ट इज चेक वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। फिर से क्लास 10th लेवल का सवाल है जी, इसमें 12th का कुछ भी नहीं है। ये दोनों कंसिस्टेंट हैं या नहीं, ये चेक करना है। कंसिस्टेंट मीन्स वेदर दे कैन बी सॉल्वेबल और नॉट। तो सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है। वैसे तो यार इसमें कई सारी चीजें, बट क्लास 10th वाले मेथड से अगर तुम्हें बताऊं वो ये है, here a1/a2 है ना, a1/a2 is not equals to b1/b2, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हें अगर याद हो ये यूनिक सोल्यूशन आता है। तो ये इक्वेशन का जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्व कर सकते हैं, इनकंसिस्टेंट मतलब इनसॉल्वेबल, ठीक है? ऐसे याद कर लो। एग्जाम में ऐसे मत करना, अगर ऐसा सवाल आता है तो ऐसे कर सकते हो कि लाइक ये दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, x + y = 50, दूसरी है तुम्हारे पास 3x + 4y = 180 है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। यहां से 3 मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स A will be 1 3 1 4, second matrix is your variable matrix which is x and that is xy, and third is your B which is 50 and 180। ओके, तो मेरे भाई ये 3 मैट्रिक्स तुम आराम से बना सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पर जो मैट्रिक्स A है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालो यार। डिटर्मिनेंट कितना? 4 - 3 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। तो अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, समझ जाना कि सॉल्व हो जाएगी, बशर्ते वो कुछ राइट हैंड साइड वाला मामला जो है तुम्हारा ठीक हो। ओके, तो यहाँ पे कंसिस्टेंट है भाई, ठीक है? इनकंसिस्टेंट नहीं है दोस्तों। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप टू ईच काइंड गिवन बाय द स्कूल। लाइक कितने लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली है, कितने मेरिटोरियस बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, ये निकालना है। तो इन दोनों को सॉल्व करके बेसिकली एक्स और वाई निकालना है। आप प्लीज कर लीजिएगा। वैसे इसने लिखा है यूजिंग मैट्रिसेस, तो मेक श्योर कि इसको एलिमिनेशन से मत उड़ा देना, ठीक है? तुम्हें पता है ना इसके बाद क्या करते हैं। यहां से अगर मुझे एक्स निकालना है तो वो फॉर्मूला है A इनवर्स B वाला, एंड A इनवर्स मींस एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो वो वाला थॉट लगा के सॉल्व करना है इसको। तो मैं पूरे 4 नंबर मिलेंगे सीबीएसई की तरफ से भाई, ठीक है? तो केस स्टडी होगी भाई, है ना? केस स्टडी हो गया, डरना नहीं है दोस्तों। अगला सवाल 12वां क्वेश्चन है।
फिर 13वां क्वेश्चन भी है। चलो पहले 13वां कर लें। बच्चों 13वें सवाल में लिखा है इफ दिस इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस का देन वैल्यू ऑफ के शुड बी व्हाट। दो आंसर आएंगे भाई। तो एक काम करो, इसको लिखो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3, ठीक है मेरे भाई। तो रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करो। क्यों सर? क्योंकि बेटे दो एलिमेंट तो ऑलरेडी 0 है, तो तीसरा वाला बचा, तो इसको लिख दो यहाँ पर 1 3 3 पे है ना। हाँ, तो पॉजिटिव का आएगा, डिस्काउंट। तो जिस भी एलिमेंट को यहाँ लिखते हैं उसका रो एंड कॉलम कवर करना होता है। तो दिस इज योर 0 -3 के बराबर +-6। भाई मैंने केवल इसको एक्सपेंड किया है और आई होप कि तुम्हें 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा। नहीं आता है तो आना क्लास में बता दूंगा तुमको, ठीक है। फिलहाल मतलब अरे पूछने आता ना यार, मैं कोई ऐसा पैसा वैसा तुमसे नहीं ले रहा हूँ। फिलहाल रिवीजन क्लासेस का, तो रिवीजन क्लासेस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप आइए, बस पढ़ के अपने एग्जाम में मार्क्स लेके आइए, अपना रिजल्ट मुझे दे दीजिए, बस दैट्स ऑल। यही बस है ना, तुम कोशिश करना कि अच्छा नंबर लेके आना, बस दैट्स ऑल। चलो फिलहाल इस 1 को उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा -3 के बराबर +-6। मेरे भाई उड़ा दो माइनस से, क्या आ जाएगा -+2। तुम देख रहे हो माइनस ने सब कबाड़ा कर दिया उधर पे, ठीक है। -+2 कौन सा भाई? तो ऑप्शन नंबर डी। ये वाला नहीं होगा, ध्यान से देख लेना, है ना। देखो कितना चालाक है सीबीएसई। वैसे ये हो सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये पहले यहाँ +-6 हुआ करता था यहाँ पे, है ना। तो जब माइनस से काटोगे तो साइन पलट जाएगा, ठीक है, -+2 हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत बारीक सा जो है डिफरेंस दिया हुआ है। बाकी तुम सीबीएसई से पूछ लेना भाई क्या डिफरेंस है दोनों में, ओके। 12वां क्वेश्चन लिखा है इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए एंड बी जो है दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं क्या? यस। तो स्क्यू सिमेट्रिक मतलब जो मैट्रिक्स ए है वो -A ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स बी है वो -B ट्रांसपोज भाई, ठीक है। देन ये आइटम क्या होगा? दिस AB प्लस BA विल बी व्हाट। 2 नंबर में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं, पर उसमें प्रूफ करने होगा, ध्यान रखना। तो इसको निकालने के लिए ना कि ये क्या है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आइडेंटिटी फलाना ढिमाका है क्या है, तो इसको निकालने के लिए एक काम करो, इस मैट्रिक्स का नाम रख लो P, ठीक है मेरे भाई। तो मैं एक काम करता हूँ, P का ट्रांसपोज निकाल के देखता हूँ। तो इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कहती है, जैसे लाइक इसका ट्रांसपोज निकाल के देख रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कहती है कि अंदर बट जाएगा मेरे भाई, बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा AB का ट्रांसपोज प्लस BA का ट्रांसपोज, ठीक है। योगी जी का डायलॉग है भाई, बटोगे तो कटोगे। फिलहाल मैं उस मुद्दे पे कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है। वो योगी जी का पर्सनल कमेंट है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि बांटना काटना क्या होता है भाई, ठीक है, तुम देख लेना। फिलहाल आगे इसको अगर और डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो दिस विल बिकम BT 80 दोस्तों, n प्लस ये हो जाएगा 80 BT, ओके। अब ये 80 BT जो भी है भाई, है ना, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो। इफ यू लुक एट हियर द वैल्यू ऑफ B ट्रांसपोज इज -B, तो ये -B हो जाएगा एंड दिस विल बी -A, तो माइनस प्लस का B, ओके। एंड प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा? ये -A -B, तो हो जाएगा मेरे भाई प्लस का AB, ओके। तो मैंने क्या निकाला था यार? अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ AB प्लस B, मतलब ऐड में आगे पीछे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में मत लिखना। देखो मेरे भाई AB का जो मल्टीप्लाई है वो BA के बराबर नहीं होता, लेकिन अगर A प्लस B लिखा है तो उसको मैं B प्लस A लिख सकता हूँ। एडिशन कैन बी कम्यूटेटिव बट मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, ठीक है, आगे पीछे लिखने वाला। फिलहाल तो यहाँ पर AB प्लस BA का ट्रांसपोज वो AB प्लस BA के बराबर ही आ रहा है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, P का ट्रांसपोज इज कमिंग एज P, कौन सा है? दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, ओके। आइडेंटिटी तो नहीं, नल मैट्रिक्स हो सकता था अगर ये 0 आ जाता, मान लो इसको सॉल्व करते करते कुछ 0 आ जाता तो शायद ये कुछ नल मैट्रिक्स जैसा बनता, ओके। फिलहाल सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपल थॉट है यार, आगे आंसर इसका, ओके। यार ये बढ़िया सवाल लग रहा है, क्रांतिकारी। इसमें लिखा है मैट्रिक्स ए तुमको दे रखी है एंड तुम्हें प्रूफ करना है कि भाई ये लंका जो है 0 हो जाएगी, ठीक है। तुम्हें करना कुछ नहीं, बस एक काम करो, एक बार A³ निकालो, फिर 6A² निकालो माइनस का, 7A निकालो एंड 2i निकालो। 2i का देखो सिंपल मतलब है भाई 2 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना, 2 0 0, 3/3 के 0 2 0 0 0 2, ठीक है। तो 2i आ गया। ऐसे 7a कैसे निकलेगा भाई? इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा भाई? ये जाएगा 7 0 14 0 14 7 एंड 14 0 21, ओके। अब यार A³ और A² कैसे निकलेगा ये मैं तुमको नहीं बता रहा, ठीक है। मेहनत करो, ये निकालो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये निकालो एंड सबको ऐड कर दो, पक्का 0 आएगा। और आ गया तो हैंड्स प्रूफ, 5 नंबर पक्के। देख रहे हो तुम, क्वेश्चन नंबर 34। भाई किस्मत अगर बहुत अच्छी होती है ना तो ऐसे सवाल भी बोर्ड एग्जाम में जो है 5 नंबर में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा कुछ टिपिकल सवाल आते हैं, इजी भी आते हैं। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इज इजी टू स्कोर, इसीलिए मैं पहले दिन में इन दोनों को आराम से निपटा देना चाहता था, ताकि तुम्हें आने वाले चैप्टर पे अच्छे तरीके से और अच्छे जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कराया जा सके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है भाई, ठीक है, ट्राई करना तुम लोग।
आई थिंक मैं इन्हें भी कराने लायक तो अब सवाल नहीं समझता, क्योंकि मैं काफ़ी बेसिक्स तुमको बता के आ चुका हूँ यार। लेकिन फिर भी चलो, प्रोडक्ट नहीं बताया तो ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस इक्वल टू। अब भाई मैट्रिक्स को यार मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ना, सोचो। तो रो कॉलम, तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर, ओके। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा ए इंटू माइनस बी, माइनस ए बी मेरे भाई, बी इंटू ए प्लस का बी ए। बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन थोड़ी है यार, ये तो अंदर के एलिमेंट है। तो ये तो मेरे भाई कट जाएगा, ठीक है, जीरो आ जाएगा। दिख रहा है कोई ऑप्शन? ये है, ये होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है दोस्तों, ठीक है, और ये भी हो सकता है। तो अभी काम करो, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस बी ए प्लस का ए बी, ले भैया जीरो हो गया, राम राम हो गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे भाई तुम्हें सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, ओके। तो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सवाल है। बच्चे मल्टीप्लिकेशन में भी गुड़ गोबर करते हैं, तो बच्चे इसको भी गलत करके आते हैं, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सिंपल जो एनसीईआरटी के अंदर थॉट्स हैं उन्हें प्रैक्टिस करो दबा के। एनसीईआरटी में इतने ही सवाल नहीं है, और बोर्ड में ऐसे ही सवाल नहीं आए हुए, इसके अलावा भी आए हुए। सैंपल पेपर भेजूंगा, उन्हें बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना, ओके। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी को बहुत पहले अच्छे से एक बार बढ़िया से मगअप कर लें। उसके बाद आप किसी एडिशनल बुक जैसे आरडी या कोई भी रेफरेंस बुक वगैरह आप प्रैक्टिस करते हैं, तो तब उसकी तरफ आप जाएं। एनसीईआरटी करने के बाद एग्जाम्पलर देख सकते हो, दैट्स अ गुड बुक, वो आपको आरडी का क्रिप्स दे देगा। बाकी आई थिंक इसके अलावा सैंपल प्रिपेयर करो, मोर देन सफिशिएंट, ओके। बाकी फालतू चीजें मत देखो इधर उधर यार, है ना, कि कोई तुम्हें 6 घंटे पढ़ा रहा है, 7 घंटे पढ़ा रहा है, कोई फायदा नहीं भाई। सिंपल जो कह रहा हूँ उतना पढ़ लो, तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, ओके। साल भर जो पढ़ा हुआ है उस पर ट्रस्ट रखो। अब साल भर नहीं पढ़ा है तो भैया देखते रहो 4-6 घंटे, है ना, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ दिस इक्वल्स टू 4 है, 4/9 नहीं होना चाहिए यार। तो यहाँ पर बेटे मल्टी कांस्टेंट को ना मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, तो सीधे सीधे हो जाएगा, ये हो जाएगा x 2x, इसमें ऐड किसको करना, देखो 2y एंड 5y। मेरे भाई ये बराबर है 4 और 9, ठीक है। सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हो जाएगा x प्लस 2y। तो प्यारे बच्चों ये x प्लस 2y किसके बराबर है, 4, ओके। दिस 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, ओके। अब करना कुछ नहीं, बस दीज आर द टू इक्वेशन, इनको नॉर्मली सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। कैसे करें सर, ये बताओ सर। बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 4 8, वही मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ओके। अब माइनस करो, डिस्काउंट 4y माइनस 10 माइनस y 8 माइनस ए, भैया लो भैया आ गया भैया, y का वैल्यू आ गया 1, कहाँ पे है 1, नहीं नहीं नहीं, यस। तो जहाँ y 1 मिला नहीं, बस आंसर आगे दीजिए, ठीक है। बाकी को क्या ही देखना, x निकालने की कोई जरूरत नहीं, मेरे को भी नहीं लग रही, तुम्हें भी नहीं लगनी चाहिए। मेरे भाई देखो ये सवाल यार इतना इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, है ना, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला सवाल है कि ऐसा कुछ सवाल देखने को मिलेगा। अगर तुम्हें याद हो, मैंने लाइव स्ट्रीम में भी तुमको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि भाई इक्वेशन सॉल्विंग करने को सवाल आते हैं, तो ये इक्वेशन सॉल्विंग का ही सवाल है। अगर बोर्ड एग्जाम में ये नहीं लिखा होता ना, ये नहीं लिखा होता, इतना लिखा होता कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो ये सीधे सीधे सॉल्व हो जाता। कौन सा वाला मेथड, वही ax बराबर b एंड देन x निकालने के लिए a इनवर्स ऑफ b। मेरे भाई देखो सॉल्व तो अभी भी ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी, बट जब ये a इनवर्स निकालते हो ना, जनरली बच्चे a इनवर्स कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a करके। तो इस क्वेश्चन में बस यही फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसके विदाउट यू डू नॉट हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, बिकॉज जो ये a इनवर्स है ना, a इनवर्स की प्राप्ति इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगी। मैं तुमको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक बार ट्राई कर लेना, ना आए तो प्लीज मुझसे आप पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा। ये सवाल इससे ज्यादा आसान है, अगर सीबीएसई ऐसा कुछ सवाल देती है तो प्लीज आप इसको करें, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार अक्सर मैंने देखा है बच्चों की कैलकुलेशन में एरर हो रही होती है ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है यार, एफ अल्फा दे रखा है, अब तुमको एफ अल्फा को एफ माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करना। सर एफ माइनस बीटा कहाँ से लाऊं सर, मेरे भाई जहां जहां अल्फा है वहां वहां माइनस बीटा रखो, तो कितना हो जाएगा कॉस माइनस बीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा यार। यहाँ पे रखोगे ना साइन माइनस बीटा हो जाएगा, तो बाहर आके ये साइन बीटा बनेगा दोस्तों, ये 0, ये जाएगा माइनस साइन बीटा, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो ये जाएगा कॉस बीटा 0 0 0 1। मेरे भाई तुम्हें एफ अल्फा पता है, एफ ऑफ माइनस बीटा पता है, तुम्हें करना क्या यार, तुमको एफ अल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा, यानी इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, वही रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, क्या बनेगा बता रहा हूं, ये बनेगा तुम्हारे पास हाँ, दिस इज कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड दिस इज माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, 0 साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, दिस इज 0 0 0 1। तो मेरे भाई अगर तुम ये देखो
और ये देखो, तो ये वैल्यू किसकी है? ये है एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा की। तो तुम्हें कुछ नहीं करना था, यहाँ पर एफ अल्फा दिया था, एफ माइनस बीटा मैंने निकाला। कैसे निकाला? जहां जहां अल्फा था वहां माइनस बीटा रखा, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन जनरेट होगी, और जब ये जनरेट होगा तो ये वैल्यू एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा की होती है। इतना लिख देना है बस, यू विल गेट दी आंसर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में इस तरह के सवाल जो है आप जरूर करें। नेक्स्ट सवाल है जी, है ना, अगला सवाल क्या है? वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी। प्लीज आप करिएगा इसे होमवर्क, थोड़ा अच्छा सवाल मिलेगा तो देखता हूं मैं। यार ये भी ठीक है, कर सकते हो आराम से, है ना। सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक के 10वें एग्जाम्पल में तुमको दे चुका हूँ। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से केयरफुली इसको अटेम्प्ट करना, एंड नहीं आएगा तो मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन हियर वी हैव इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर के स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यार देखो, मैं प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी ये है कि देखो, के ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, प्यारे बच्चों, के ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है के की पावर एन ए, ऐसा कुछ, जहां पर ये एन क्या होता है? ऑर्डर। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लिखा है, दो मैट्रिक्स है, अगर ये लिखा हुआ है तो याद रखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की खोपड़ी में n-1। ऐसे ही अभी जो पिछला क्वेश्चन था, तो मैं वहां पे प्रॉपर्टी लगा सकते हो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, याद रखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो इन चार प्रॉपर्टी पे तो बहुत सारे सवाल सीबीएसई ने एक एक नंबर में दिए हुए हैं, तो मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है दोस्तों, सवाल तुमको करना है। अब है ना, तुम्हें इसके आगे जो है खुद से, है ना, ऐसे चल के उस जर्नी को ट्रेवल करने, थोड़ा खुद से हार्ड वर्क करने, तो तुम्हारी बात बन जाएगी। और अगर बस टीचर के भरोसे रहोगे कि सब कुछ टीचर आके खिला दे तुम्हारे, है ना, सब कुछ स्पून फीडिंग करा दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एंड मेक श्योर डोंट वॉच दोज लॉन्ग आर लाइक क्या बोलते हैं लाइव स्ट्रीम्स, एंड वो 1 घंटा का क्या बोलते हैं वन शॉट वगैरह ना, 3-3 4-4 घंटे के लोगों ने बनाए हुए। भाई देखो, जब तक ये घिसोगे नहीं भाई ना, इसको ऐसे नहीं घिसोगे, है ना, अपने बुद्धि को नहीं लिखोगे पेन के, मतलब पेन नहीं चलाओगे, है ना, बुद्धि नहीं चलाओगे, तो एग्जाम में नहीं हो पाने वाला कुछ भी। क्योंकि कोई भी चीज ना, स्पेशली मैथ्स फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर देख के नहीं आएगी भाई, लिख के आएगी। प्रैक्टिस करो उसे, है ना, लिखो, अपने पेन चलाओ, बुद्धि चलाओ, एंड जितना पढ़ा रहा हूं उतना तो मस्ट अटेम्प्ट कर लेना, इतना तो बेयर मिनिमम है, आप देख के चले जाएं। दूसरा जो कह रहा हूं प्रैक्टिस करने को, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड सैंपल पेपर, इस टाइम में उसे आप थॉरोली प्रैक्टिस कर लें। पेपर वही करना जो मैं भेजने वाला हूँ, मार्केट में आलतू फालतू सैंपल पेपर अवेलेबल है, उनको आप छोड़ दें, उसका टाइम चला गया। उसको प्रैक्टिस करना होता था फरवरी के फर्स्ट वीक तक, है ना, उसके बाद उन सब चीजों को प्रैक्टिस नहीं करना होता है। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। कल हम कुछ और नए टॉपिक को जो है शुरू करने वाले हैं, उनको आप जरूर अटेंड करिएगा। आई मेक श्योर कि उसमें गलतियां ना हो, लाइव स्ट्रीम में प्रॉब्लम ना हो, अगर होती है तो एडवांस में सॉरी मैं तुमसे कहता हूँ, बट जनरली नहीं होंगी, ठीक है। कष्ट के लिए खेद है, एंड बाकी जो पढ़ाया गया है उसके लिए आप बस एंजॉय करिए, एंड भाई शेयर कर देना दोस्तों के साथ। ओके।